अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं सेमेस्टर 1 का कंपनी लॉ। इसकी हम एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि हमको मैडम एमसीक्यूज़ क्यों दे रही है वीडियो के रूप में, जबकि हम ऑलरेडी इन एमसीक्यूज़ को ब्लॉग पर पढ़ चुके हैं और नोट्स की लिंक्स भी अवेलेबल कर दी है। सारे नोट्स ब्लॉग्स पर है, फिर भी मैडम हमको एमसीक्यूज़ क्यों दे रही है। नाउ द रीज़न क्यों मैं दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ कि जब हम इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे तो हम केवल एमसीक्यूज़ ही नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में भी लाइक जैसे हम कहते हैं थ्रो लाइट, हाँ, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उनके बारे में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे पता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सुनना पसंद नहीं है, पर ये जो मैं बोल रही हूँ वो सब अपने सिलेबस से रिलेटेड है, अपने सिलेबस का एक हिस्सा है। तो एक तरह की रिवीजन हो रही है आपकी। छोटे छोटे हैं अपने 10, 15, 17 मिनट के, तो इतने समय में ओवरऑल रिवीजन आपकी एक यूनिट की हो रही है, इसलिए ये वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। आपको पता है कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित होती है और कंपनी का एक व्यक्ति करके अस्तित्व केवल कानून की नज़रों में होता है ना। हम जब एक व्यक्ति कहते हैं तो एक व्यक्ति है जो जिसका एक आकार है, भौतिक रूप है, हाइट है, वेट है, कलर है। लेकिन जब हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का इस तरह का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। कंपनी कैसी है, लंबी है, छोटी है, नो, देयर इज़ नो फिजिकल अपीयरेंस, कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। फिर भी जो अधिकार एक व्यक्ति के होते हैं, जैसे कि अपने नाम से संपत्ति खरीदना या बेचना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, कंपनी के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, कंपनी खुद किसी और पर मुकदमा चला सकती है। तो ये सारे अधिकार जो एक व्यक्ति को होते हैं ये भी कंपनी को है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं ये एक व्यक्ति है। परंतु क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून के नज़रों में है। तो इसलिए ये कानून द्वारा निर्मित डैश व्यक्ति है। अब आप देखेंगे कि जो जवाब है वो ब्रैकेट में दिया गया है, ये कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। गर्ल्स, जो रेड कलर से अंडरलाइन हुआ है वो क्यों हुआ है ये मुझे भी नहीं मालूम है, पर उसको आप फिल इन द ब्लैंक मत समझो। आप उसको फिल इन द ब्लैंक मत समझो। फिल इन द ब्लैंक वही है जो ब्लैक कलर में है और उसके बाजू में ही जवाब दिए गए हैं ब्रैकेट में। तो सेकंड है कि कंपनी का डैश होने के कारण सदस्यों की मृत्यु अथवा दिवालिया होने का उस पर कोई असर नहीं होता। तो कंपनी का क्या है ऐसा जो सदस्यों के मृत्यु या दिवालिया होने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का एक पृथक वैधानिक अस्तित्व है। कंपनी अलग है, उसके सदस्य अलग है, उनके बीच हमने पढ़ा है कि समामेलन का पर्दा होता है, एक आवरण है। तो कंपनी अपनी अलग है, सदस्य अलग है। इतना ही नहीं, संचालक भी कंपनी से पृथक है। संचालक यदि मर जाता है तो कंपनी बंद नहीं होती है। सदस्य यदि मरते हैं, वो दिवालिया होते हैं, तो उसका कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का अपना एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी केवल कानून द्वारा ही समाप्त की जा सकती है, यह डैश का सिद्धांत है। तो ये शाश्वत उत्तराधिकार, हमने अभी बात की कि कंपनी का कोई भौतिक स्वरूप ही नहीं है, तो वो मरती नहीं है, वो केवल कानून के नज़रों में अस्तित्व में है। तो जब तक कंपनी कार्यरत है, जब तक कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस कर रही है, तब तक वो जिंदा है। और वो कब ख़त्म होगी, वो मरती तो है नहीं, पर उसे समाप्त किया जा सकता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है। तो वहाँ पर भी कानून ही इसका वाइंडिंग अप कर सकता है। तो ये केवल कानून द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत है शाश्वत उत्तराधिकार का। अब अगला क्वेश्चन है कि जो अधिकार, ये ट्रू और फॉल्स टाइप का है, जो अधिकार कानून द्वारा एक व्यक्ति को दिए जाते हैं वही अधिकार कंपनी को दिए जाते हैं, इसलिए यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं।
अब कंपनी एवं उसके सदस्यों के मध्य एक पर्दा या आवरण होता है और इसे हम कहते हैं समामेलन का पर्दा। तो ये पर्दा या आवरण क्या करता है, कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। शेयर होल्डर्स को जितनी जानकारी देनी चाहिए कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उतनी उनको दी जाती है। जहां उनका ओपिनियन लेना है वहाँ पे वो लिया जाता है, वो वोट करते हैं कंपनी के जनरल मीटिंग्स में। लेकिन इंटरफेरेंस उनके तरफ से नहीं होना चाहिए। तो कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे वो प्रदान करने के लिए ये समामेलन का पर्दा होता है और ये पर्दा उठाने का अधिकार कोर्ट को होता है। इस पर्दे के आड़ छुप के कंपनी चलाने वाले संचालक या प्रवर्तक किसी भी तरह का अवैध कार्य नहीं कर सकते। ये पर्दा उन्हें छुपाएगा नहीं, इसको उठाकर कोर्ट देख सकता है। तो ये अपना अगला क्वेश्चन है कि समामेलन का पर्दा कंपनी को डैश पृथक वैधानिक अस्तित्व प्रदान करता है। तो ये सदस्यों से अलग, अब डैश यहाँ पे न होते हुए पृथक वैधानिक अस्तित्व वहाँ पे भी हो सकती है। तो समामेलन का पर्दा कंपनी को सदस्यों से अलग डैश प्रदान करता है और आंसर होगा इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व। वही सही है कि समामेलन का पर्दा कंपनी को सदस्यों से अलग, फिर आएगा डैश और जवाब होगा पृथक वैधानिक अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय द्वारा समामेलन का पर्दा उठाकर अवैध कार्य करने वालों को बाहर लाया जा सकता है, जो सत्य है। हमने इसकी बात की अभी। कंपनी के चरित्र निर्धारण हेतु समामेलन का पर्दा उठाया जा सकता है। चरित्र निर्धारण, कंपनी अगर दुश्मन देश या उसके व्यक्तियों द्वारा कंट्रोल की जा रही है तो ये समामेलन का पर्दा, खास करके युद्ध के समय कोर्ट को ये अधिकार है कि समामेलन का पर्दा उठाकर उसकी जो सच्चाइयाँ है गतिविधियों के कंपनी की, कहीं वो देश के खिलाफ तो नहीं है, इसकी जानकारी वो ले सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम की धारा 1 के अनुसार एक निजी कंपनी को न्यूनतम कितनी पूंजी रखनी है? 1 लाख। सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम पूंजी है 5 लाख। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7। ये सब आप 12th में पढ़ चुके हैं। निजी कंपनी में न्यूनतम संचालक 2, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम संचालक 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी की सहायक है उसे भी सार्वजनिक कंपनी माना जाएगा, ये सत्य है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, जो निजी कंपनी होना चाहिए, सिर्फ कंपनी नहीं। जो निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है उसे भी सार्वजनिक कंपनी माना जाता है। भले ही वो निजी है, पर अगर वो सार्वजनिक कंपनी की सहायक है तो उसे भी सार्वजनिक कंपनी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी में अंशधारियों का दायित्व कितना है? उनके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्य तक ही वो सीमित है। जितने रुपए के उन्होंने अंश लिए वही उनका दायित्व है और अधिक नहीं। तो किस कंपनी में ये है? अंशों द्वारा सीमित। और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। तो वो यदि गारंटी देते हैं तो वो गारंटी की राशि तक उनका दायित्व सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये सरकार टाइप्स ऑफ कंपनीज का ही एक क्वेश्चन है कि सरकारी कंपनी वह है जिसमें दत्त अंश पूंजी के कम से कम कितने प्रतिशत? 51%। हम किसी भी कंपनी को सरकारी कंपनी तब कहते हैं जब उसकी जो दत्त पूंजी है उसका कम से कम 51% केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किया जाता है। विदेशी कंपनी कौन सी है? वो जिसका समामेलन भारत के बाहर हुआ है परंतु वो भारत में व्यापार कर रही है। अब सूत्रधारी कंपनी कौन है? सूत्रधारी कंपनी वो है जो किसी अन्य कंपनी की, जिसे हम उसकी सहायक कंपनी कहते हैं, उसमें उसके कम से कम 51% के अंशों को वो धारण करती है। जब हम कहते हैं कि वो एक कंपनी दूसरे कंपनी में कम से कम न्यूनतम 51% के अंशों को धारण करती है, तो ध्यान दीजिए कि जब वो अंशों को धारण करती है उसके पास वोटिंग पावर्स, मतदान की जो पावर है वो आ जाती है और वो मतदान द्वारा ये निश्चित कर सकती है कि सूत्रधारी कंपनी के संचालक मंडल में कौन होगा, किस तरह से उसका संचालक मंडल होगा, क्योंकि उसके पास मतदान का अधिकार है और क्योंकि वो कम से कम 51% या उससे अधिक भी हो सकता है। तो
हम उसे कहते हैं सूत्रधारी कंपनी और दूसरे कंपनी को हम कहते हैं सहायक कंपनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी की निर्माण अवस्थाओं को सही क्रम में लगाओ। यहाँ निर्माण अवस्थाएं मिक्स करके दी है। सही क्रम क्या है? सही क्रम है, पहले है प्रवर्तन अवस्था, उसके बाद है समामेलन अवस्था, उसके बाद है पूंजी प्राप्ति अवस्था और आखिरी का है व्यापार प्रारंभ अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवर्तन अवस्था में कंपनी प्रवर्तक के दिमाग में केवल एक कल्पना के रूप में अस्तित्व में होती है और ये सत्य है। इस कल्पना को डेवलप करने का काम प्रवर्तक करता है कि ये देखना, ये छानबीन करके ये निश्चित करना कि ये जो आइडिया है अगर इसको डेवलप किया जाए तो क्या ये एक अच्छा व्यवसाय, एक लाभदायी व्यवसाय के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। आप टीवी पर वो शार्क टैंक्स देखते हैं, उसमें एग्जैक्टली यही काम होता है कि एक आइडिया होती है और जो शार्क्स है वो कितना उसमें पैसा लगाने को तैयार है ये तय करता है कि वो उसको कितना प्रॉफिटेबल समझते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग उसमें से चले जाते हैं, तो इसका मतलब कि उस आइडिया को एक वायबल बिजनेस ऑप्शन में डेवलप नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रवर्तन का कार्य होता है जहाँ एक कल्पना की छानबीन की जाती है। तो ये काम कौन करता है? प्रवर्तक करता है। समामेलन के पूर्व के सभी कार्य प्रवर्तक द्वारा किए जाते हैं, इसलिए व्यापार की योजना बनाना, वित्तीय योजना बनाना, प्रारंभिक अनुबंध करना, ये सभी कार्य प्रवर्तक करता है समामेलन के पूर्व। अब प्रवर्तक कंपनी के साथ न्यासिक संबंध, किस तरह का संबंध है प्रवर्तक और कंपनी के बीच में? तो न्यास का मतलब है ट्रस्ट, विश्वास का संबंध है। जो व्यक्ति कंपनी में आएंगे, जैसे कि प्रथम संचालक है या अंशधारी है, वो ये मान के चलेंगे या इस विश्वास पे चलेंगे कि प्रवर्तक ने कंपनी के लिए सही काम किया है, प्रवर्तक ने किसी भी तरह का गुप्त लाभ नहीं कमाया है कंपनी के प्रवर्तन की अवस्था में, या अगर उसे किसी तरह का लाभ कंपनी से प्राप्त हो रहा है तो वो उसको शो कर रहा है, वो उसको बता रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। किसी भी तरह का गुप्त लाभ उसमें नहीं कमाया है, इस विश्वास के साथ कंपनी के साथ जुड़ते हैं। इसलिए प्रवर्तक का संबंध कंपनी के साथ न्यासिक होता है, विश्वास पर आधारित होता है। समामेलन के पश्चात यदि प्रविवरण में कोई मिथ्या कथन पाया गया तो प्रवर्तक उसके लिए उत्तरदायी होगा और ये सत्य है। समामेलन के बाद प्रवर्तक के दायित्व खत्म नहीं होते, उसके बाद भी यदि प्रविवरण में कुछ गलत पाया गया, मिथ्या पाया गया, तो प्रवर्तक उसके लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समामेलन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाद एक निजी कंपनी व्यापार प्रारंभ कर सकती है, परंतु एक सार्वजनिक कंपनी को व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही व्यापार प्रारंभ करने की अनुमति है। तो ये 29-30 हो गए। और लास्ट क्वेश्चन है कि समामेलन का प्रमाण पत्र इस बात का निश्चित सबूत है कि समामेलन से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है। तो क्या इस बात का निश्चित सबूत है? समामेलन का प्रमाण पत्र। जब एक कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो ये इस बात का सबूत है 100% कि कंपनी ने समामेलन से संबंधित सभी आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से पूरा किया गया है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स की छानबीन होती है, वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ही कंपनी को ये समामेलन का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये निश्चित सबूत है कि सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा और जल्दी हम मिलेंगे यूनिट 2 के वीडियो के साथ। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय।